नमस्ते। म्यूचुअल फंड्स नाम तो सबने सुना ही है, पर जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो सामने होते हैं हजारों ऑप्शंस। अब इनमें से अपने लिए बेस्ट फंड कैसे चुनें, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह म्यूचुअल फंड्स की इस दुनिया में सही रास्ता कैसे चुना जाता है। सच पूछिए तो यही वो सवाल है जो हर नए इन्वेस्टर को परेशान करता है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट और हजारों फंड्स देखकर ही चक्कर आ जाता है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही अप्रोच होना तो ये मुश्किल आसानी से सुलझ जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आर्ट भी है और साइंस भी। मतलब एक तरफ तो आपको डेटा देखना पड़ेगा, वो हो गया साइंस, और दूसरी तरफ आपको अपने गोल्स को समझना होगा, और वो है आर्ट। इन दोनों का बैलेंस, बस वही है सफल निवेश का राज। तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, पिछले साल का टॉप परफॉर्मर देखा और पैसा लगा दिया। लेकिन एक स्मार्ट निवेश इससे कहीं आगे की सोच है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो कल का स्टार परफॉर्मर था वो कल भी स्टार परफॉर्मर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें पास्ट रिटर्न्स के इस ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें चाहिए एक स्मार्टर चेकलिस्ट। तो सवाल उठता है, रिटर्न के अलावा और क्या देखें? चलिए अब हम उन खास पैरामीटर्स की बात करते हैं जिन्हें स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। समझिए ये उनका सीक्रेट टूलकिट है जिससे किसी भी फंड की असली क्वालिटी परखी जा सकती है। तो ये रही वो स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट। सिर्फ 4 सिंपल चीजें हैं। पहला, एक्सपेंस रेशियो। दूसरा, अल्फा और बीटा। तीसरा, रोलिंग रिटर्न्स। और चौथा, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। चलिए अब एक एक करके इन सबको आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। ये आसान शब्दों में वो फीस है जो फंड कंपनी आपसे आपके पैसे मैनेज करने के लिए लेती है। इसको ऐसे समझिए, ये आपके प्रॉफिट्स में से एक छोटा सा कट है। तो नियम बिल्कुल सीधा है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज्यादा रिटर्न आपकी जेब में। सिंपल। ओके, अब आते हैं अल्फा और बीटा पर। थोड़े टेक्निकल लगते हैं पर हैं बहुत सिंपल। अल्फा बेसिकली फंड मैनेजर की रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि फंड ने मार्केट यानी अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। तो जितना ज्यादा अल्फा उतना बेहतर। और बीटा, बीटा है फंड का रिस्कोमीटर, वही रोलर कोस्टर वाला फैक्टर। जितना ज्यादा बीटा, फंड उतना ही ज्यादा ऊपर नीचे होगा, मतलब रिस्क भी उतना ज्यादा। और हाँ, एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है कंसिस्टेंसी। सोचो, एक क्रिकेटर ने एक मैच में सेंचुरी मार दी पर बाकी 10 मैच में 0 पर आउट हो गया। क्या वो अच्छा प्लेयर है? नहीं ना। बस वैसा ही फंड के साथ है। सिर्फ 1 साल का जबरदस्त रिटर्न मत देखो, 3 या 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखो। इससे पता चलता है कि फंड ने हर तरह के मार्केट में लगातार कैसा परफॉर्म किया है। ओके, तो हमने चेकलिस्ट तो समझ ली, पर अब 2 और बड़े सवाल हैं। एक, पोर्टफोलियो में आखिर कितने फंड्स होने चाहिए, और दूसरा, कौन से टाइप के फंड्स होने चाहिए। देखिए, एक बहुत आम गलती है जो लोग करते हैं, जरूरत से ज्यादा फंड्स खरीद लेना। इसको कहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन। पता इससे क्या होता है? ये ऐसा है जैसे खिचड़ी में बहुत सारे मसाले डाल दिए, आखिर में किसी चीज का स्वाद नहीं आता। पोर्टफोलियो का रिटर्न भी मार्केट एवरेज जैसा ही रह जाता है, और उन सबको मैनेज करने का सिरदर्द अलग। तो आइडियल नंबर क्या है? आप शायद यकीन ना करें, लेकिन एक फोकस्ड और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए 3 से 4 फंड्स बिल्कुल काफ़ी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3 से 4। इससे पोर्टफोलियो को ट्रैक करना भी आसान रहता है और परफॉर्मेंस बेहतर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब सवाल है कि ये 3-4 फंड्स कौन से होने चाहिए। देखिए, हर फंड का अपना रिस्क और रिटर्न का हिसाब है। स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले खिलाड़ी हैं। इनमें पोटेंशियल बहुत है पर जोखिम भी उतना ही। दूसरी तरफ है लार्ज कैप फंड्स, जो थोड़े सेफ हैं, स्टेबल ग्रोथ देते हैं। और इनके बीच में आते हैं मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स, जो रिस्क और रिटर्न का एक अच्छा बैलेंस बनाते हैं। अगर कोई निवेश की दुनिया में अभी नया नया है तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप फंड एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के पास आज़ादी होती है। वो मार्केट के हिसाब से पैसा लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कहीं भी लगा सकता है। एक तरह से ये ऑलराउंडर फंड है जो रिस्क को खुद ब खुद बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो अब तक हमने सारे ज़रूरी पीसेस समझ लिए हैं। अब वक्त है इन सब को जोड़कर
एक प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो का ब्लूप्रिंट तैयार करने का। और इस ब्लूप्रिंट में हम एक खास कैटेगरी का फंड भी जोड़ सकते हैं, ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक स्पेशल फंड है जिसके दो फायदे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है और दूसरा ये टैक्स बचाने में भी मदद करता है। डबल धमाल! ELSS में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स बचाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसका लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है, जो बाकी टैक्स सेविंग ऑप्शंस में सबसे कम है। और क्योंकि ये पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है, इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल भी है। तो आइए एक सैम्पल पोर्टफोलियो बनाते हैं। स्टेप 1, पोर्टफोलियो की नींव के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड। स्टेप 2, थोड़ी हाई ग्रोथ के लिए एक मिड या स्मॉल कैप फंड, लेकिन हाँ, अगर रिस्क लेने की हिम्मत हो तभी। स्टेप 3, अगर टैक्स बचाना है तो एक ELSS फंड। और स्टेप 4, कम खर्चे में मार्केट में बने रहने के लिए एक इंडेक्स फंड। ये सीधे मार्केट को कॉपी करता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। लीजिए, ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की एकदम परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। पर आखिर में सब कुछ आकर रुकता है एक सबसे ज़रूरी सवाल पर। निवेश के गोल्स क्या हैं? रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर एक नया घर खरीदना है? अपने गोल्स को पहचानना ही सबसे पहला कदम है, क्योंकि सही फंड का चुनाव आपके इन्हीं लक्ष्यों से शुरू होता है और तभी ये सारा ब्लूप्रिंट काम आएगा।